हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अभी जो है रीट का एग्ज़ाम आपका 27 और 28 फेब को जो है रहने वाला है, और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और अपन ने जो है रीट की जो साइकोलॉजी की सारी रिवीजन क्लासेस है वो करवाई है, लेकिन मैंने 2 टॉपिक नहीं करवाए थे। उनमें से था अपना NEP 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाएं। पर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें NEP 2020 करा दो, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं करवाई देती हूँ। तो देखो, मैं पूरा फुली डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगी। तो बस अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ टॉपिक को, क्योंकि देखो ये वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, वन मोर थिंग कि मैंने अभी यूट्यूब पे 1-2 वीडियोज़ देखी थी जिनमें ऐसे लोग बोल रहे थे कि चलो तुक्का मारना सिखाते हैं, तुक्का मारना सिखाते हैं, कैसे तुक्के मारने ये वो। अरे वो वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, क्योंकि तुक्के मारने में उन टीचर्स का देख के जाओ या फिर आप किसी का भी देख के जाओ, आप बिना जाके भरो तो भी आपके तुक्के तो निकलने होंगे, सही तो निकलेंगे, नहीं निकलने होंगे तो नहीं। पर जो बच्चा तैयारी करा है वो उन वीडियोस को जाके क्यों देख रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि उन वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ है जिनकी कोई वो नहीं है, मतलब सीमा नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उन वीडियोस को देख के अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर आप है जो थोड़ा रिवाइज कर लोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, तो मुझे ऐसा लगता है उन तुक्कों से ज़्यादा आपके क्वेश्चन वैसे सही हो जाएंगे। तो ठीक है, इस चीज़ को रखते हैं साइड में और अब अपन करते हैं अपना रिविजन स्टार्ट NEP 2020 का। ओके, आज पढ़ने वाले हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो पहले की शिक्षा नीतियाँ हैं वो कब कब आई थी। ठीक है, फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी अपनी 1968 के अंदर। ठीक है, तब अपनी जो PM थी वो इंदिरा गांधी जी थी। और उसके बाद है सेकेंड NEP आई थी अपनी 1986, राजीव गांधी जी इस टाइम PM थे। याद करने के लिए बहुत अच्छा है, 1968 है, 68 को अपन उल्टा लिख लेंगे, 86 याद जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड शिक्षा नीति है वो अपने अभी 2020 में आई है, जिस टाइम अपने PM नरेंद्र मोदी सर, यानी कि जो अभी भी है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। उसके बाद देखते हैं अपन जनवरी 2015 के अंदर MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है शिक्षा नीति बनाने की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन मई 2016 के अंदर जो है अध्यक्ष कौन थे? तब सुब्रमण्यम सर थे, जो कैबिनेट सचिव अपने थे। फिर उसके बाद देखते हैं 2017 है, जब नए अध्यक्ष कौन बने थे? अपने डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन सर बने थे। ठीक है, अब आपको जो है अगर पूछा जाए कि 2020 की शिक्षा नीति बनी थी तब अपने जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आपने को कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन सर को याद रखना है। ठीक है, सुब्रमण्यम सर को याद नहीं रखना है। उसके बाद देखते हैं 29 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति जो है अपनी जारी की गई थी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अपन जो आपकी MHRD है, इसको जो है समाप्त करके नया मंत्रालय बना, उसका नाम क्या था? आपका शिक्षा मंत्रालय। और इसका जो गठन है वो अगस्त आपका 2020 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसका जो है किसके द्वारा हुआ? तो रमेश पोखरियाला निशंक द्वारा। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद इतना रखना है कि कौन कौन सी शिक्षा नीति आई और उस टाइम जो है अध्यक्ष कौन थे और किसके मतलब किसने जो है इसको बनाने की घोषणा की थी, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद देखें अपन, तो इसके अंदर अब अपने को याद ये रखना है, आपके कुल भाग कितने रहने वाले? 4, और जो कुल अध्याय है वो रहने वाले हैं अपने 27। ठीक है, आपको जो याद रखना है बस आपका NEP कब आई थी और इसके जो अध्यक्ष कौन थे वो, और इसके कुल भाग, कुल अध्याय, और ये चीज़ें याद रखनी है ना। तो अब देखो, पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है अपना उच्च शिक्षा, और फिर है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा है अपना क्रियान्विति, है ना। आपको ये 4 भाग हो गए, और इन चारों भागों के अंदर जो आपके अध्याय रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके 27। अच्छा, अब अपन जो पढ़ेंगे NEP 2020 में वो ओनली स्कूली शिक्षा वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति की जो आवश्यकता थी वो क्या थी? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने। ठीक है, इसकी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता याद रखनी है, क्या हो जाएगी? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, और नई शिक्षा नीति के अनुसार ये सब चीज़ें हैं, ये आपको याद नहीं रखनी है। मैंने बस मतलब कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी पढ़ूँ तो उसके लिए मैंने नोट डाउन कर लिया था, इसके अलावा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अपन देखते हैं नवीन पैटर्न पद्धति। तो नई पद्धति क्या है आपकी? 5+3+3+4 वाली, है ना, यानी कि 15 ईयर है। आपको याद रखना है क्योंकि अपने को जो है अपना पहले जो था
2005 वाला, और यानी कि 10+2 वाला जो था वो भी याद रखना है, और अभी ये वाला भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है कितने से कितने साल के बालक आएंगे अपने, बालक 3 साल से लेकर 18 साल तक के, ठीक है। अब इसको मैं बता देती हूँ 5+3+3+4 क्या है। 5 वर्ष मतलब कि जो 3 साल का बच्चा है वहाँ 3 साल से लेकर 8 वर्ष तक का बच्चा रहेगा। इसके अंदर जो है पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 1 व 2 तक रहेगा, और इसको जो है पूर्व प्राथमिक मतलब कि अपनी आंगनबाड़ी और किंडरगार्टन जो है वो चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अपन देखते हैं इसको जो है क्या बोला इन्होंने, फाउंडेशनल स्टेज है बोला है। उसके बाद चलते हैं अपन अगला 3 ले लेते हैं, 3 वर्ष यानी कि 8 वर्ष से 11 वर्ष तक, ठीक है। 8 वर्ष से 11 वर्ष यानी कि कक्षा 3 से लेकर जो 5 तक का जो बच्चा होएगा उसको, और इनको इसने क्या नाम दिया, प्री पेरेंटरी स्टेज, ठीक है। उसके बाद अगला 3 वो ले लेते हैं 3 वर्ष, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा अपना 11 से लेकर 14 वर्ष, इसको ले लिया कक्षा 6 से 8 तक, और इसको इन्होंने क्या बोला, मिडिल स्टेज। अब अपन आगे देखते हैं वो 3 आपका जो 5+3+3+ और फिर 4 आ गया ना, तो 4 के अंदर क्या हो जाएगा आपका 14 to 18 ईयर का जो बच्चा है वो आ जाएगा, और इसमें कक्षा 9 से 12 तक आ जाएगा। अब ये 9 से 12 यानी 4 है, इसको 2+2 में डिवाइड करेंगे, यानी कक्षा 9-10 अलग हो जाएगा और 11-12 आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं इसको इन्होंने क्या बोला है, माध्यमिक स्टेज बोला है, ठीक है। और ये जो उपरोक्त जितने भी ये स्टेजेज है नवीन पैटर्न है, इसको लागू करने के लिए जो है कौन सी योजना बनी, पीएमश्री योजना, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, 5 सितंबर 2022 को, है ना। और जो प्रत्येक चरण है उसके अंदर जो है 14,500 स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, मैंने बोला था ना अपने को ओनली स्कूली शिक्षा ही पढ़ना है, तो 4 भाग में से अपन जो है पहला भाग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा। इसके अंदर जो कुल कितने अध्याय रहने वाले हैं, 8, ठीक है। अध्याय फर्स्ट देखते हैं अपन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, है ना। तो अध्याय फर्स्ट को जो है ECCE बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है बच्चे की जो जब वो एडमिशन लेगा आंगनबाड़ी में या फिर फर्स्ट सेकंड में, तो वहाँ पर जो है उसकी पूरी देखभाल और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और उसकी जो बेसिक एजुकेशन है उसका ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर आते हैं अपन अध्याय 2, इसको बोल सकते हैं अपन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो है सामान्य क्षेत्रों में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो 30:1 रहेगा, यानी कि 30 स्टूडेंट पे आपका 1 टीचर रहेगा, ठीक है। और फिर देखते हैं अपन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है 25:1 रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर रहने वाला है। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सामान्य क्षेत्र पे आ जाए तो 30:1 और पिछड़ा क्षेत्र आ जाए तो 25:1, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अपन अध्याय 3 में है आपका ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना, ठीक है। तो ड्रॉप आउट मतलब कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दी है या फिर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते उनकी संख्या को कम करना, यानी कि जो साक्षरता रेट है उसको 100% करना। अब इनका जो टारगेट है देखो 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि आपका जो है 100% साक्षरता का रेशियो, मतलब साक्षरता का जो टारगेट है वो कब तक रखा है, 2030 तक। और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए इन्होंने 2 पहल बनाए, कौन कौन से, पहला है आपका पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना व नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना ना। तो मतलब कि जो आपका जो बुनियादी ढांचा उसको रेडी करना, और जो आपके जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन अध्याय 4 के अंदर। आपका अध्याय 4 क्या है, स्कूल में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, ठीक है। ये वापस वही 5+3+3+4 आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब इसके अंदर बच्चा कैसे कैसे सीखेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फाउंडेशनल स्टेज है, उसके अंदर जो बच्चा है मतलब खेल की विधि से मतलब खेल में सीखेगा, और उससे खोज व गतिविधियों पर आधारित होगी उसकी शिक्षा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं प्रीपेरेटरी, तो इसमें हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित संवादात्मक कक्षा शैली से अध्यापन, जिसमें पढ़ना लिखना बोलना भाषा विज्ञान गणित व शारीरिक शिक्षा व कला शामिल होंगे, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही बच्चा आपका मतलब फर्स्ट सेकंड पढ़ के 3 से 5th वाली क्लास में आएगा, तो वो जो है उसको थोड़ी किताबों के साथ साथ जो है दूसरी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद चलते हैं अपन मिडिल स्टेज पे। इसमें क्या होगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू, यानी कि जो बच्चा है आपका 6 से 8 में आ जाएगा तो वो आपकी किताबों को अच्छे से पढ़ने लगेगा, और जो है किसी भी चीज़ की व्याख्या है वो अमूर्त रूप से करने लगेगा, ठीक है। मतलब कि उसको अमूर्त ज्ञान भी धारण करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन सेकेंडरी स्टेज पर, बहुविषयक अध्यापन, जो विषय उन्मुक्त शिक्षा क्रमणी ये वह शिक्षा शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, यानी कि जो बालक है वो अपने अपने स्ट्रीम ले लग जाएगा और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन
अनिवार्य अधिगम व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए जो है विषय वस्तु को कम किया जाएगा। यानी कि जो है आपका जो मतलब नेसेसरी थिंग्स है या फिर नेसेसरी लर्निंग है, और जो आपका आलोचनात्मक चिंतन है मतलब सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चे को क्या होगा, विषय वस्तु को कम किया जाएगा। प्रायोगिक अधिगम को अपनाया जाएगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल थिंग्स है उनको ज़्यादा अपनाया जाएगा। उसके बाद है आकलन के उपकरणों, यानी अधिगम का जो आकलन हो सकता है, अधिगम के लिए आकलन है वह अधिगम के रूप में आकलन है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था, इसको आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद है अधिगम करता हुआ सर्वांगीण विकास होगा। अधिगम करता का जो है सर्वांगीण विकास, यानी कि जो अधिगम में भाग लेगा उसका जो है सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाएगा। फिर है विषयों के चुनाव में लचीलापन, यानी कि जो बच्चा है वो अपने जो है चुनाव मतलब सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से अच्छे से अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है, यानी साइंस, आर्ट्स और जो आपका कॉमर्स या फिर जो भी पोर्शन रहता है वहाँ से बच्चा अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकता है, ठीक है। बहुभाषावाद व भाषा शक्ति, ठीक है, का विकास होगा। उसके बाद जो है आपका पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय कौशल व दक्षताओं का जो है एकीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन अध्याय 5 पे। अध्याय 5 पे वो किस पर होगा, टीचर है इसका जो शीर्षक, उसके अंदर है 4 साल की जो भीड़ होगी उसको प्रोत्साहित करना। उसके बाद है स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों की विशेष प्रशिक्षण के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है। उसके बाद है टीचर को CPD में भाग लेना होगा, और जो प्रत्येक वर्ष का जो टारगेट है मतलब कि मिनिमम 50 आवर्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट आपको करना होगा। उसके बाद है शिक्षकों की करियर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होंगे उसके हिसाब से ही जो उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि उनकी होगी, ठीक है। और उसके बाद है शिक्षक शिक्षा, यानी 2030 तक जो है बहुविषयक जो है कॉलेज व विश्वविद्यालयों में शामिल होंगे। और उसके बाद है 2030 तक न्यूनतम योग्यता है 4 ईयर BEd की होगी। और इसके बाद में है जो 2 ईयर BEd की जो डिग्री है वो भी जो 4 ईयर BEd की डिग्री देंगे उन कॉलेजेस को दे दी जाएगी। इसके बाद अपन देखते हैं अध्याय 6। इसमें है समतामूलक और समावेशी शिक्षा। समतामूलक और समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होगा, जो आपके पिछड़े वर्ग है उनके बच्चों को, जो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जाते हैं पढ़ने, या फिर उन सब चीज़ों को मतलब उन बालकों को भी शामिल करने का है। और उसके अलावा उनको जो शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, वो सब चीज़ें हैं जो आपकी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखने हैं अपन अध्याय 7, यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस। इसके अंदर होगा कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एक समूह संरचना मतलब समूह संरचना होगी, यानी कि एक सेंटर होगा जिस भी स्कूल में 20 से 30 बालक या फिर जो कम स्टूडेंट्स होंगे उन स्कूलों के लिए एक सेंटर बनाएंगे, और वहाँ से जो है बच्चे जो है वहाँ खेल के मैदान और ये सब चीज़ों के लिए वहाँ आ सकते हैं। और वहाँ से कम स्कूलों में अगर टीचर नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर भी टीचर पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अध्याय 8, यानी स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, ठीक है। अब NEP 2020 में जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, और आपको जो है कि उस टाइम जो अध्यक्ष कौन थे वो आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा कि कितने अध्याय और आपके जो कितने भाग है वो याद रखने हैं, और किस अध्याय के अंदर क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपने RT 2009 के अंदर सारी धाराएं याद रखी, वैसे ये सब चीज़ें भी याद रखनी। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ नोट डाउन किया था जो मैं अभी बताई थी पीछे, उसी के हिसाब से देखो इनमें से अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो हो, चाहे आपका वो कालांश का ड्यूरेशन हो, चाहे आपका जो है टीचर का 1 वीक में कितना टाइम एक स्कूल में जो है टीचर देता है, वो सब हो, ठीक है। तो देखो एक जो कालांश होता है किसी भी स्कूल का वो 35 मिनट का होता है, और स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो आपका नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो है 30:1 होगा, और जो आपका पिछड़ा वर्ग क्षेत्र या फिर जो भी है स्पेशल जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपका जो 25:1 का जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो रहेगा, ठीक है। और जो टीचर है वो 1 वीक के अंदर जो है आपका 45 आवर्स है जो है उसका वर्किंग आवर्स जो है उसके 45 आवर्स रहते हैं, ठीक है। और बस यही है। और मैं पता है इस वाली क्लास को 3rd टाइम जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया ब्लर हो गई, सेकंड टाइम रिकॉर्ड किया एडिटिंग के टाइम पर मुझे लगा कि ये वाली क्लास जो है पहले की रिकॉर्डेड है, मैंने उसको डिलीट मार दिया और ये 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बस आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा NEP 2020। और फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता हो किसी भी सब्जेक्ट का हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझा दूँगी। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो NEP 2020 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही तैयारी करते रहो। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।